गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 20 मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट 2024 की सूची में कौन शीर्ष पर है? ए रोनाल्डो, बी मेसी, सी विराट कोहली या डी रॉजर फेडरर। उत्तर देने से पहले मैं आप सभी को फिर से वेलकम करता हूं और साथ में जो पहली बार आए हैं उन सभी का स्वागत है चैनल पर, और जो लोग डेली वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जितना हो सके शेयर करिए ताकि मुझे मेहनत करने में भी अच्छा लगे। ये मोटिवेशन का एक काम करता है, जैसे आप लोग इस पे शेयर करते हो या कमेंट करते हो या लाइक करते हो। प्लीज इन सबको करिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसका सही उत्तर है ए रोनाल्डो। रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, ध्यान रखिए पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने सऊदी अरेबिया की एक टीम है, एक क्लब है अल नस्र, उसको ज्वाइन किया है। इसके साथ आइए फुटबॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि 21वां जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, इसका शुभांकर क्या था? ईशा, मतलब मैस्कॉट क्या था? ईशा। इसकी मेजबानी किसने की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था, यह ध्यान रखिएगा। वहीं 22वां संस्करण फीफा का वर्ल्ड कप का 2026 में होगा। यह हर 4 साल बाद होता है। इसका होस्ट यूएसए, कनाडा और मेक्सिको होंगे। और ये कहां पर होंगे? ये तीनों देश नॉर्थ अमेरिका के हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। वहीं 23वां संस्करण फीफा का 2030 में होगा, फिर 4 साल बाद। मेजबानी इसकी स्पेन करेगा, पुर्तगाल करेगा और मोरक्को, ये तीनों देश मिलकर करेंगे। वहीं 24वां फीफा डब्ल्यू वर्ल्ड कप 2034 में होगा। इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। यही सऊदी अरब जिसकी टीम के लिए अभी पुर्तगाल के प्लेयर रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते हैं। उस टीम का नाम है अल नस्र। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। वही महिला विश्व कप की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो 2027 में होगा, जिसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। क्यों ब्राजील करेगा? क्योंकि 2014 का जो वर्ल्ड कप था वो ब्राजील में ही होस्ट हुआ था मेंस का। ये ध्यान रखें, इनको इस तजुर्बे के कारण यह मेजबानी मिली है। वही 22वें एशिया खेलों की मेजबानी, अब एशिया खेल की बात हो रही है, कौन करेगा? सऊदी अरेबिया। 2034 में होगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में फसाई ने पकाने के लिए किस रसायन उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है? चाहे आम हो या केला हो, इन सभी फलों को पकाने के लिए हम एक रसायन का यूज करते हैं, जिसको हाल ही में फसाई ने बैन किया, मतलब मना कर दिया, इनको कम से कम यूज करें। उसकी जगह इन्होंने नया केमिकल बोला है कि आप इसको यूज करें, क्योंकि इस केमिकल से जो बता रहे फसाई ने मना किया है। चलिए इसका पहले उत्तर देख लेते हैं। ए कैल्शियम कार्बाइड, बी इथापोन, सी एथिलीन या डी एसिटिलीन। इसका सही उत्तर है ए कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड से बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर, डायरिया, स्किन डिजीज, बहुत सारे। तो इसको मना कर दिया है, इसको कम से कम यूज करा जाए और ना ही यूज करा जाए। साथ में इसकी जगह बोला है एथेफॉन को यूज करने के लिए, वो भी सिर्फ 40%। और ये किसने मना किया है? ये जो कमिटी है, बोर्ड है, कौन करता है ये ध्यान के केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकृत समिति, जिसको बोलते हैं CIBRC। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CIBRC शॉर्ट फॉर्म भी आता है कई बारी। वही फसाई की स्थापना हुई थी 2006 में, ये ठीक है एक स्टैचुरी बॉडी है, एक स्टैचुरी बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्टैचुरी बॉडी क्या होती है? स्टैचुरी बॉडी क्या होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि स्टैचुरी बॉडी किसे बोलते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य क्वेश्चन पूछने का सिर्फ यही होता है कि ताकि आप अलर्ट रहें इसमें, और कुछ नहीं। मुझे पता है आप सबको पता होगा स्टैचुरी बॉडी, लेकिन मैं चाहता हूं अगर नहीं पता है तो गूगल करके देख ले, हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब थोड़ा डिफरेंस जो जिसमें है वो कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के अंदर हुए, स्टैचुरी बॉडी ना तो देखो, स्टैचुरी बॉडी संवैधानिक भी हो सकती है, असंवैधानिक भी हो सकती है, ठीक है। तो जो स्टैच्यू बाय लॉ से बने हो, कि लॉ पारित करके बनाई गई बॉडी को स्टैचुरी बॉडी कहते हैं, जिनको ऑटोनॉमस स्टेटस भी दे दिया जाता है, मतलब अपने आप काम करने की शक्ति। वहीं फसाई का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और मंत्रालय किसके अंदर काम करती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र सौर तूफान के बारे में जानकारी प्रदान की है? आदित्य L1, चंद्रयान 1, कार्टोसैट या मंगलयान? तो इसका सही उत्तर है आदित्य L1। आदित्य L1 के साथ चंद्रयान 2 ने साथ में ये जानकारी साझा की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ इसरो ने एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय क्षेत्रों, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, सितारों की स्टडी करने के लिए एक्सपोसेट लॉन्च किया हाल ही में। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपोसेट, ठीक है। वहीं हम देख लेते हैं आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहां से हुआ था? श्रीहरिकोटा से हुआ था, या फिर अंडमान निकोबार से हुआ था, या फिर विक्रम साराभाई लॉन्च सेंटर से हुआ था? 2019 में शुरू हुआ था चंद्रयान 2, ध्यान रखिएगा, जो कि असफल रहा था, पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई वही हैं जिनकी वजह से इसरो आज सफल पूर्वक एक बड़ी संस्था बन चुका है विदेश और देश में, इसका नाम है। वही चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो कि एक बहुत ही सफल मिशन रहा है। अगर आप मून को देखो तो दक्षिण दिशा में मून की सही से लॉन्च करने वाला भारत पहला देश है, फर्स्ट कंट्री, ध्यान रखिए, पहला देश। वही बात करें अगर हम कि मून पे, अगर कहे जाए मून पे लैंड करने वाला सफलपूर्वक कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा चौथा देश। पांचवा देश कौन सा है? जापान। अब पहले 3 देश कौन से हैं? पहला देश था, याद रखिएगा, रूस, ध्यान रखिएगा, रूस। दूसरा कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं। तीसरा कौन सा था? बताइए बताइए। यूरोपियन एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चौथा कौन सा था? चाइना स्पेस एजेंसी, ठीक है। और चौथा हमारा भारत, प्यारा भारत। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? आर्टिकल 19(1)(AF, या आर्टिकल 300A, या आर्टिकल 44, या आर्टिकल 21? देखिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले दिया गया था अनुच्छेद 19(1)(F) में, इसको हटा के 300A में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो मौजूदा इसका कौन सा है? बी, 300A। ये ध्यान रखिए, उत्तर इसका 300A। वही आर्टिकल 44 क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन। 44 में आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए तो क्या है? यूनिफॉर्म कुछ है क्या? वहीं हम थोड़ा मौलिक अधिकारों को देख लेते हैं। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, जिसमें 14 में राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में है भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होने, जन्म और जाति के अधिकार पे। 16 में है, आर्टिकल 16 में क्या है कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, इसमें भी भेद व्यवहार नहीं होना चाहिए, जन्म और भाषा इन सब के आधार पे। 17 है अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होना चाहिए। 18वां एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। वही स्वतंत्रता अधिकार 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। यहां तक ये कहा गया है, आर्टिकल 20 और 21 को हेवन ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, ये हेवन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी में भी इनको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया सकता, ये इमरजेंसी में भी काम करते हैं। 20 और 21 ध्यान रखिएगा। तो वहीं 19 में यह है, 20 में क्या है भाई, किसी को मजबूर नहीं किया सकता, अपने ही केस में गवाही दे, 20 में। और वहीं आर्टिकल 21 में क्या है? आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार, ये सब। 22 में क्या है? राइट अगेंस्ट डिटेंशन, भाई किसी को आपने अगर अरेस्ट कर लिया है 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको ले जाना पड़ेगा। तो वहीं तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 22 जैसे 23 और 24। 23 में क्या है? ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। ट्रैफिकिंग क्या है? किसी को जबरदस्ती किसी काम में ढकेलना, जैसे औरतों को वेश्यावृत्ति में डाल दिया जाता है, ये सब में।
24वां क्या है? 24वां क्या है? बच्चों को, 14 साल से कम उम्र बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने देना। ठीक है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, जो कि 25 से लेके 28 तक है। इसमें क्या है कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। 26वें में किसी भी धर्म को आप भाई उसका डंका बजा सकते हैं, आप उसका प्रोपगेट कर सकते हैं। 27वें में क्या है कि भाई आप उस धर्म के प्रति प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 28वें में क्या है कि आप भाई टैक्स नहीं, जरूरी नहीं कि आप धर्म का प्रचार के उसमें टैक्स लगे, टैक्स से छूट है इसमें। वही है 29वां और 30वां जो है सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंध अधिकार, 29वां और 30वां। भाई 29वें में है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं, उनके कल्चरल और लैंग्वेज के संरक्षण के लिए। वहीं तीसरा है इनके माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए संस्थाएं बनाई जा सकती हैं माइनॉरिटीज के लिए, उनके संरक्षण के लिए। वहीं अगला है 32वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, अगर आपके मौलिक अधिकार किसी सरकारी संस्था या किसी भी आदमी द्वारा या किसी भी सरकारी आदमी द्वारा अगर उनका खंडन किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यही मूलतः है। अगला प्रश्न है, समाचारों में दिखाई देने वाला उच्च ऊर्जा फोटोन स्रोत हैप्स क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर, बी एक्सीलेटर, सी सैटेलाइट या डी ईवी सेल? तो ध्यान रखिएगा ये एक्सीलेटर है। क्या है? त्वरक है। आप इसके एक बार इमेज देखिए, ये रहा, ये एक फुटबॉल फील्ड से बड़ा है। ध्यान रखिए, एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा है। ठीक है। वहीं एचईपीएस ने इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश की गति को लगभग तेज करने करके और उनको एक गोलाकार पथ में यात्रा करके संचालित करता है। ठीक है। एक इसकी स्पीड प्रकाश की गति मतलब 1 मैक से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे सिंक्रोट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने एक उच्चतम सीमा से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। वही कहां पर स्थित है? चीन के बीजिंग में स्थित है। ध्यान रख लेगा, चीन के बीजिंग में। वही चीन के बीजिंग में स्थित है साइंस सिटी। सुविधा को पूरा करने वाला है। यह दुनिया का पहला सिक्रोट्रॉन जो कि फ्रांस में है, ध्यान रखिए। वहीं यूएसए में 2 तैयार हो रहे हैं। वहीं अगला है, कौन सी आंतरिक एजेंसी फ्री फायर ध्रुवीय मिशन शुरू कर रही है? ईएसए, जाक्सा, नासा या इसरो? इसका सही उत्तर है नासा। ध्यान रखिएगा, नासा स्टार्ट कर रही है अभी फ्री फायर ध्रुवीय मिशन। नासा के बहुत सारे मिशन चल रहे हैं, एक बार उसकी लिस्ट हम अलग से वीडियो में लेके आएंगे। वही नासा का फ्री फायर मिशन 22 मई 2024 को लॉन्च होगा। कहां से? न्यूजीलैंड से। ध्यान रख लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की स्टडी करना कि गर्मी के नुकसान से क्या क्या प्रभाव पड़े हैं पृथ्वी पे। और किसकी स्टडी करेगा? पोलर एरियाज की। पोलर एरियाज में कितना हीट लॉस हुई है, क्योंकि हीट लॉस तभी होगी जब गेन होगी, और जब हीट गेन होगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे सी लेवल राइज होगा। नासा की स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। वहीं अगले प्रश्न, ध्यान रखिए ये ट्विन सैटेलाइट है। ध्यान रखिए, ट्विन सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की। वहीं अगला प्रश्न, कौन सा आदिवासी समुदाय बीज संरक्षण के लिए डेडा विधि का उपयोग करता है? ए चूतिया, बी हल्दी या सी धूबिया या डी मुरिया? इसका सही उत्तर है डी मुरिया। मुरिया जो कि छत्तीसगढ़ की ट्राइब थी, वो अभी यहां से माइग्रेट कर गई है। माइग्रेट करके ये गोदावरी घाटी में अब अपना इन्होंने घर बना लिया है, यहां रहते हैं। ठीक है। तो पलायन करने वाली यही मुरिया जनजाति, मुरिया आदिवासी जनजाति गोदावरी घाटी में इन्होंने डेडा प्रविधि अपनाया है। डेडा विधि में कीटों और कीड़ों से बीज की सुरक्षा की गारंटी देती है। इसको एक थैला बना के पोल्ट्री, इसके अंदर राख वाक से करके ढक के इसको संरक्षण करते हैं, ताकि बीज खत्म ना हो, अगले सीजन में फिर से उगाया जा सके। वहीं आज ये जानकारी जान लेते हैं हमारे देश के अन्य जनजाति। भील जनजाति भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। वहीं गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहां मुख्यतः पाई जाती है।
अगर मैं आपको पीवीटीज क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितनी पीवीटीज हैं, 74 या 78, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्रिड 2024 की रिपोर्ट प्रकाशित की है? ए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, या डी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसका सही उत्तर है ए, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। ध्यान रखिएगा, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी के अंदर अधीन काम नहीं करती, जैसे यूएन उनके अधीन काम नहीं करती। ध्यान रखिए, कुल विस्थापित लोग कितने हैं विश्व में? 75.9 मिलियन। इतने सारे लोग, आपको ध्यान, इतने सारे लोग अपना घर बार छोड़ के लोग यहां वहां भगे हुए हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है संघर्ष, हिंसा और आपदा। उसमें सबसे बड़ा क्या है? वार, लड़ाई। यूक्रेन रशिया वार, इजराइल पैलेस्टीन वार, इन सबसे लोग कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होकर अपना घर पर ये सब छोड़ रहे हैं। सूडान, अभी अपने अफ्रीकन कंट्रीज आप देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज जो भी हैं, आपके अफ्रीकन कंट्रीज जो यहाँ देश है, ये खास करके यहाँ पर यही अनरेस्ट हमेशा रहता है। ये लोग छोड़ के अपना गए हुए हैं, चाहे बांग्लादेश, म्यांमार हो, यहाँ पर भी लोग, इनका प्रोसिक्यूशन रीजियस स्तर पे होता है, वो लोग भी अपना छोड़ छाड़ के यहाँ वहां चले जाते हैं। अब खुद सोचिए, अपना घर छोड़ना कितनी पेनफुल चीजें हैं, दूसरी जगह जाके अपना नया घर बसाना। वहीं आइए इंपॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स और देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो रिपोर्ट, ये कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है, ध्यान रखिए। दूसरा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर। वहीं अगला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। कहते हैं इनकी रेड लिस्ट, थ्रेटेंड स्पीसीज, रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट देते हैं कि जो जानवर जो थ्रेटेंड है, मतलब उनकी खत्म होने के कगार पर, उनकी लिस्ट हर साल प्रकाशित करती है। वहीं वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरिया की लिस्ट भी यही प्रकाशित करते हैं। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं हर साल। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO क्या? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट हर साल। वहीं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट हर साल प्रकाशित करते हैं। साथ में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट भी यही प्रकाशित करते हैं। वहीं IPCC, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये असेसमेंट रिपोर्ट देते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आ जाता है क्वेश्चन, असेसमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो IPCC, ध्यान रखना। वहीं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, यूनेप ध्यान रखना, यूनेप कौन क्या पब्लिश करते हैं? ये ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, भारत के किस राज्य ने हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी सिक्किम, या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम। अभी सिक्किम की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हाल ही में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये स्टार्ट किया है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एआई गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहता है इस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर को लीजा उड़ीसा ने। ध्यान रखिए, एलोन मस्क के एआई आधारित स्टार्टअप का नाम क्या है? एक्स एआई लॉन्च। इस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्वाधिक एआई निवेश वाले देश में कौन है? भारत। किसने ग्रामीण भारत के एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट। वहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। वहीं एआई भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने इम्पल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। जीनी एआई प्लेटफॉर्म का लॉन्च किसने किया था? गूगल ने। ध्यान रखिए, जी से गूगल। भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी थी? एरा। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? स्टारगेट बना था। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ द एआई बुक किसने लिखी? मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है। किस राज्य ने एआई केंद्र शासित स्थापित प्रदान करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? कर्नाटक ने। ध्यान रखिए, केंद्र स्थापित करेगा एक एआई केंद्र। वहीं डब्ल्यूएचओ ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? सारा नाम से। भारत की पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? देविका स्तरवे। भारत ने विश्व में पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, नाम क्या है? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? इजराइल। ध्यान रखें, ओरोन विमान, इजराइल। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंत किसकी राजधानी है? केरला। ध्यान रखिएगा, केरला।
एमपी ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। जस्ट आस्क। वही अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन से दो देश भारतीय युद्धपोतों के लिए विद्युत प्रदोदन प्रणाली विकसित करने के लिए समझौते पर चर्चा कर रहे हैं? इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, इंडिया यूके या इंडिया इजराइल? इसका सही उत्तर है सी, इंडिया यूके। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय नौसेना ने युद्धपोतों में वर्तमान में विद्युत प्रदोदन प्रणाली नहीं है, यानी कि भारतीय नौसेना में कोई भी इलेक्ट्रिक वारशिप अभी है ही नहीं हमारे पास। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की श्रेणी के नाम विवाहवान एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रदोदन है, सिर्फ यूके के पास है। ध्यान रखिए, पूरी तरह चलने वाला इलेक्ट्रिक से। उसी के साथ आप इंग्लैंड का जरा मैप देख लीजिए। अगर हम यूके कहें तो यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड सब आते हैं, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड। और जब हम इंग्लैंड बोलेंगे तो सिर्फ इंग्लैंड में हरा हरा ये वाला, ठीक है। सब बड़ी चीजें हैं भाई साहब, इसको समझिए। वो इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ध्यान रखिए, अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। इसी के साथ धन्यवाद।